हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसी एग्ज़ाम को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे जीके वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन? जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर आज पहली बार आए हैं, उनको बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर एंड करंट ईयर पेपर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लास नहीं देखी है वो स्टूडेंट ये क्लास होने के बाद ये वाली क्लास भी देख सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है मैच द फाइनेंस कमीशंस इन लिस्ट फर्स्ट विथ देयर रिस्पेक्टिव चेयरमैन इन लिस्ट सेकंड। कह रहा है कि मिलान करो। दोस्तों मिलान करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो दोस्तों फाइनेंस कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग स्थापित किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग दोस्तों इसको बनाया गया है। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। ये देखता है पैसा कहाँ पे कितना देना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये सारा काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का होता है, याद रखोगे। और दोस्तों फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, आपको याद रखना है। और कितने टाइम बाद होती है? तो 5 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। पहला ये कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है? तो 280 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। कौन इसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने टाइम के लिए करता है? 5 साल के लिए करता है। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन दे रखे हैं और इनके चेयरमैन दे रखे हैं। आपको मिलान करना है। ये मिलान करने से पहले मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ चेयरमैन की। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? KC न्योजी, यहाँ पे लिखा है। सेकंड के ये, थर्ड के ये, ऐसे करके टोटल 15 फाइनेंस कमीशन के नाम दे रखे हैं। लेकिन करंट में कौन सा चल रहा है? करंट में चल रहा है 16th फाइनेंस कमीशन। और उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। क्या नाम है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ये करंट में चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। कौन से नंबर के हैं? 16th नंबर के ये चेयरमैन है। क्लियर है? फर्स्ट पे कौन है? KC न्योजी, सेकंड पे K संथनम, थर्ड पे AK चंदा। क्लियर है? ऐसे करके आपको सारे नाम याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो अगर आपको लेना चाहो तो। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहले क्या लिखा है? फर्स्ट पे लिखा है 8th फाइनेंस कमीशन। अब दोस्तों ये जो 8th फाइनेंस कमीशन लिखा है इसका मालिक कौन है? मतलब कि इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है YV छावन। कौन है? YV छावन। मतलब कि कहाँ मैच करेंगे? ये मैच कर जाएंगे 4th वाले पे। सेकंड में लिखा है 6th फाइनेंस कमीशन। 6 वाले के हो जाएंगे K ब्रह्म रेड्डी, ये वाला हो जाएगा। सी में लिखा है 11th, तो 11th के कौन है? 11th के AM खुसरो, ये भी सीधे मिल जाएंगे। क्लियर है? और 4th में लिखा है 3rd फाइनेंस कमीशन। इसके कौन थे? AK चंदन, ये था। अब चेक करो ऐसा किस ऑप्शन दे रखा है? तो ऐसा आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में।
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख सकते हो जो ए नंबर है वो मैच कर रहा है फोर्थ वाले से, ठीक है, बी नंबर सेकंड से, सी नंबर थर्ड से और डी फर्स्ट से। आप लोग ऐसे करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैंने जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए यहाँ से, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसको रफ करता हूँ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द FIDE इन अगस्त 2022। कह रहा है कि FIDE के डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है अकॉर्डिंग टू अगस्त 2022। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि FIDE की फुल फॉर्म क्या है। किसकी? FIDE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, F से बनेगा आपका फेडरेशन। क्या बनेगा? फेडरेशन। आपको याद रखना ये फुल फॉर्म फेडरेशन। ये डी है हमारा, ठीक है, फेडरेशन। आई से बनेगा आपका इंटरनेशनल, नेशनल। डी से बनेगा डैश और ई से क्या बनेगा? ई से बनेगा ई चेस। क्या बनेगा? ई चेस। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पे सी लिखा है। क्या लिखा है? सी। अब आप कहोगे कि चेस में तो डबल एस आता है, यहाँ पे सी कैसे आ गया? तो दोस्तों ये जो रामायण लिखी है मैंने यहाँ से लिखकर ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच लैंग्वेज लिखी है। कहने का मतलब ये है कि जो FIDE जो यहाँ पे लिखा है ये फ्रेंच लैंग्वेज का शॉर्ट है। अब लेकिन इसे नॉर्मल क्या बोलेंगे? नॉर्मल लैंग्वेज में से बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसे बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में FIDE की फुल फॉर्म पूछ ले, वो क्लियर है? तो आप बता सकते हो आसानी से। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, आपका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों इसका काम क्या है? तो दोस्तों इस संस्था का नाम क्या है कि चेस को बढ़ावा देना, मतलब कि चेस को प्रमोट करना। चेस मतलब शतरंज को प्रमोट करना। ये किसका काम है? FIDE का काम है। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा है कि अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग FIDE के डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है? विश्वनाथन आनंद। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों इसको 20 जुलाई 1924 को इस्टेब्लिश किया गया था। किसको? चेस को। कहने का मतलब यह है कि FIDE की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो पेरिस। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखे होंगे। अच्छा, अब दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। इसका क्या है? हेडक्वार्टर। ये आप लोग याद रखोगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि FIDE मतलब कि चेस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। तो यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें लिखा है ऑपरेशन द्रोणागिरी aims to demonstrate the application of geospatial technologies in enhancing citizens' quality of life and ease of doing business. It was launched by the। कह रहा है कि जो ऑपरेशन द्रोणागिरी है इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है MOST। क्या नाम है? MOST। अब बताओ MOST की फुल फॉर्म क्या बनेगी? बताओ। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर बनेगा MOST।
इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन द्रोणागिरी को MOST मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये आसान सा क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ते हो तो। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एरियाज हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ 17 स्क्वायर किलोमीटर्स कंपेयर्ड टू द प्रीवियस असेसमेंट। कह रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग 17 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है वो किस फॉरेस्ट एरिया का हुआ है। तो दोस्तों याद रखना उस फॉरेस्ट का नाम है मैंग्रोव। क्या नाम है? मैंग्रोव। अब दोस्तों मैंग्रोव होता क्या है? तो दोस्तों मैंग्रोव एक ऐसा वन है, ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर पेड़ और पौधे विशेष रूप से खारे पानी में ही उगते हैं। और दोस्तों खारा पानी आपको कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर तो पेड़ पौधे उग नहीं सकते हैं, तो समुद्र के तट पर ही क्या उगते हैं? पेड़ और पौधे उगते हैं। समझ में आ गया? तो उसी का एरिया 17 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको आंसर पता होगा, अगर नहीं पढ़ते हो तो आपको नहीं पता होगा। सिंपल सी बात है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको भी आता है, आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है। अगर क्वेश्चन आपको भी आता है और आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है, इसका मतलब है कि वो मार्क्स आपके स्कोर में नहीं काउंट होने वाला है, वो वहीं पे क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन वही क्वेश्चन करा सकते हैं जिसका आंसर आपको तो आता है लेकिन आपके कॉम्पिटिटर को उसका आंसर नहीं आता है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको भी आता है, आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है, तो वो नंबर तो जुड़ा ही नहीं तरीके से देखा जाए तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है और आपको करके ही ना आओ, तो गलत बात है ना। आपको करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, बराबर तो करना पड़ेगा ना। समझो चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बताओ क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है द सेंसस एक्ट। अब दोस्तों सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। अब दोस्तों यहाँ पे डैश दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है जनगणना का अधिनियम, मतलब कि जनगणना का एक्ट पूछ रहा है। तो आपको ये फालतू की रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम भी तो बचाना होता है ना एग्जाम में। जब साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि लिखा है द सेंसस एक्ट और यहाँ पर डैश दे दिया, इसका मतलब ये है कि सेंसस का एक्ट पूछा जा रहा है। सेंसस मतलब जनगणना का एक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो जनगणना का एक्ट कौन सा है? एक्ट है 1948। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हमारा सही है। जनगणना का एक्ट कौन सा है? 1948 है। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो याद रखना भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन दोस्तों 1872 में जो जनगणना हुई थी वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, मतलब कि पूरे भारत में नहीं हो पाई थी। फिर इसके बाद हुई 1881 में। कब हुई? 1881 में। इस बार दोस्तों पूर्ण रूप से जनगणना हो गई थी, मतलब कि पूरे भारत की जनगणना कब हुई है? 1881 में हुई है। और आधी अधूरी कब हुई है? 1872 में। अब आप कंफ्यूज हो गए कि हमें आंसर कौन सा बताना है। अब दोस्तों आंसर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। अगर क्वेश्चन ने पूछा है पहली जनगणना कब हुई है, सबसे पहली 1872। अगर पूछे पूर्ण जनगणना कब हुई है तो 1881 में हुई है। क्लियर है। और दोस्तों जनगणना का कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो उनका नाम है लॉर्ड मेयो। क्या नाम है? लॉर्ड मेयो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लॉर्ड मेयो। क्लियर है। लॉर्ड मेयो कब करवाई इन्होंने? 1872 में। इसके बाद आए लॉर्ड
रिपन, इन्होंने 1881 में कराया। क्लियर है, दोनों डेट आप लोग याद रखोगे। और दोस्तों जनगणना कितने साल बाद होती है, तो आफ्टर 10 ईयर, मतलब कि हर 10 साल बाद होती है। क्लियर है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और एक्ट कौन सा है, एक्ट है आपका 1948 है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। आसान से क्वेश्चन थे, आपको याद रखना। जो भी चीज़ें मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको पता ना हो, इसलिए मैं सारी चीज़ों को डिटेल वाइज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसी मंथ है, 27, 28, 31 ऐसे ही होगा, तो आपको अच्छे से करना है। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपकी वीडियो लाइक करने से, क्लास लाइक करने से, देखने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द बाइलैटरल कॉपरेशन प्रोग्राम रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम RFIP टू फैसिलिटेट इफेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड इन इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है RFIP, क्या लिखा है, RFIP मतलब कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पर दे दिया रूरल वर्ड, और रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण। और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की बात कौन करता है इनमें से करता है नाबार्ड। कौन करता है, नाबार्ड जो है वो दोस्तों रूरल क्षेत्र की बात करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपके नाबार्ड की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा वो नाबार्ड बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया रूरल, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि नाबार्ड जो शब्द है वो 2 बार दे दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में और ऑप्शन नंबर 4 में। अब कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट सही या फिर फोर्थ वाला सही। हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड तो बन नहीं सकता, ही तो ऐसे गलत हो गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक सही होने वाला है। कौन सा सही होगा, देखो क्या लिखा है, नाबार्ड एंड जर्मन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। अगर दोस्तों आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है नाबार्ड के बारे में तो आपको पता होगा, साफ साफ लिखा है यहाँ पर जर्मन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इसका मतलब यह है कि भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है, अच्छा अब दोस्तों आपको थोड़ा सा और इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, मतलब कि महाराष्ट्र में। क्लियर है, और दोस्तों इसका एक्ट कौन सा है, एक्ट अलग है बाबू, एक्ट बिल्कुल अलग है। क्या है एक्ट, एक सेकंड मार्कर चेंज करता हूँ। इसका जो एक्ट है वो है 1981। याद रखना दोनों डेट। इस्टेब्लिश कब हुआ, 12 जुलाई 1982 को, लेकिन एक्ट कौन सा नाबार्ड का, 1981 इसका एक्ट है। दोनों डेट कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है, याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना, ऋण और निवेश को बढ़ावा देना, इसका काम है। क्लियर है, याद रखोगे। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। पहला एक्ट, दूसरा स्थापना कब हुई, तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है। क्लियर है, चलिए, और इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता था कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर लीडिंग टू वाइड स्प्रेड, ये गलत है, स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस ईयर पास हुआ था। अब दोस्तों रॉलेट एक्ट है क्या, तो दोस्तों रॉलेट जो एक्ट है इसका जो पूरा नाम है वो है द एनर्जिकल
एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसका पूरा नाम है। क्या नाम है लिख देता हूँ मैं, द एनराइचिकल, सही पढ़ लेना, मुझे पढ़ना नहीं आता, एनराइचिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। अब दोस्तों ये एक्ट है क्या, इस एक्ट में क्या लिखा गया है? तो दोस्तों ये जो एक्ट है ब्रिटिश द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1919 में। कब बनाया गया था? 1919 में दोस्तों ये एक्ट बनाया गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। मतलब कौन सा एक्ट है ये? 1919 वाला है। हमारा आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये एक्ट कहता क्या है? तो दोस्तों ये जो एक्ट बनाया गया था अंग्रेज़ों ने बनाया। क्यों बनाया? जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आंदोलन करते थे, जो क्रांतिकारी थे, उन पर बिना मुकदमा चलाए सीधा जेल में डालने का ये कानून आया था। कहने का अर्थ इतना सा है कि जो भी लोग आंदोलन करेंगे, जो भी लोग कुछ करेंगे, उन पर बिना मुकदमा चलाए पकड़ो, सीधा जेल में डाल दो। ये कानून लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर के आए थे। कब लेके आए थे? 1919 में। उसी को बोला गया द रॉलेट एक्ट बोला गया। क्लियर है? कब आया ये? 1919 में आया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है हाउ मैनी बुक्स ऑफ पोएट्री रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 2023। कह रहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड कितने मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं 9। कितने मिले हैं? 9 अवार्ड मिले हैं 2023 में। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर बनेगा? इको का क्वेश्चन, मतलब कि अर्थशास्त्रीय क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बाबू। अगर आपने इको पढ़ रखी है आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखी है तो आपको नहीं पता होगा। क्लियर है? क्या लिखा है इसमें? लिखा है द कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम इज नॉन एज। कह रहा है कि कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है एपीसी। क्या कहा जाता है? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है C/वाई। यहाँ पे वाई क्या है? वाई इनकम है। क्या है? इनकम है। ये जो वाई लिखा है ये है इनकम। क्या है? इनकम। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है कंजप्शन। क्या है? कंजप्शन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम। कंजप्शन ऊपर रहेगा और इनकम नीचे रहेगा। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, मतलब कि आंसर होता है C/वाई। और इसका मतलब क्या है? एपीसी है इसका मतलब, एपीसी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, समझ लो इसको। ठीक है? कंजप्शन लिखा है, इनकम लिखा है, C/वाई हो गया। क्लियर है? पर यूनिट निकालने के लिए आसान सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक सेकेंड। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द उगदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भैया उगदी फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक में। कहाँ किया जाता है? कर्नाटक के अंदर दोस्तों ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज हमने जुलाई 2025 में जो क्वेश्चन आए थे जीके के, वो पूरे 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। 1 से 10 तक क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे और आज की क्लास में भी हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर है? तो आप लोग वो क्लास भी देख सकते हो और ये तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। ठीक है? अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों इस क्लास को लाइक भी करोगे। ठीक है? टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।